जेएसडब्ल्यू एनर्जी पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में कारोबार करने वाली देश की दिग्गज कंपनी और 2006 से इन्होंने पावर ट्रेडिंग का भी कारोबार किया है। शुरुआत 4500 मेगावाट से ज़्यादा की कैपेसिटी है, थर्मल पावर में है, हाइड्रो पावर में है, सोलर पावर में है और 2030 तक कंपनी का इरादा है 20 गीगावाट की कैपेसिटी हासिल करने का, जिसमें फ्री और रिन्यूएबल एनर्जी का भी हिस्सा होगा। आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, जॉइंट एमडी और सीईओ प्रशांत जैन साहब। प्रशांत जैन साहब को 28 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है कॉर्पोरेट सेक्टर का। 25 सालों से ज़्यादा वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ ही जुड़े हुए हैं और 2017 से जेएसडब्ल्यू एनर्जी के एमडी और सीईओ के पद पर हैं। और तो कंपनी के ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट्स, एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, इन सारा का जिम्मा प्रशांत जी के पास है। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ढेर सारे ऐलान एक के बाद एक आपकी कंपनी के लिए आते हुए दिख रहे हैं, सुर्खियों में, स्टॉक में भी ज़बरदस्त एक्शन है। वहीं से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जो हाल ही में हमने सुना कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ आपने 450 मेगावाट के लिए एक एग्रीमेंट किया है, पावर परचेज एग्रीमेंट। जरा इसकी डिटेल्स बताएं सर, किस तरह का एग्रीमेंट है, कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट इससे आएगा, कब से शुरू होगा, कब से आप सप्लाई शुरू करेंगे, कितने लंबे समय के लिए, इसकी डिटेल्स बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू मेरे को शो में आमंत्रित करने के लिए। देखिए, अभी हम लोग करीब सेकी के साथ 1260 मेगावाट का हमने सेकी 9 और सेकी 10 के अंदर में एक पीपीए साइन किया है, जिसमें सेकी 10 में ये 450 है और सेकी 9 में 810 मेगावाट का है। और ये दोनों कैपेसिटी हम तमिलनाडु स्टेट में लगा रहे हैं और जो कि हमको अभी 18 महीने में ये प्लांट को कमीशन करना है। और इसके अलावा हम बाकी और भी कुछ कैपेसिटी जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप में करीब 950-960 मेगावाट की लगा रहे हैं। और तो ये सब मिला के करीब हमारा 2200 मेगावाट का सोलर और विंड की कैपेसिटी है, जो कि 18 से 24 महीने के अंदर में कमीशन हो जाएगी। सरकार के साथ आपने जो करार किया उस पर भी मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, जानकारी लेना चाहता हूँ। 2 ग्रीन प्रोजेक्ट जो आप लगाने जा रहे हैं, जो अमाउंट में देख रहा था मुझे बहुत बड़ा नजर आया, 35,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कहाँ लग रहे हैं, कब तक शुरू होंगे, कब से आप बनाना शुरू करेंगे, रेवेन्यू कितना आएगा? अच्छा, और उसके लिए जाहिर सी बात है बड़े पैसे की भी जरूरत होगी, उसका क्या इंतजाम है सर? तो 2-3 चीजें हैं अनिल जी। अगर आप देखेंगे कि हमारी आज की तारीख में जो कैपेसिटी है करीब 4,500 मेगावाट की है और इसके अलावा 2,500 मेगावाट हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका हमने पीपीए टाई अप कर लिया है। और ये जो 2,500 मेगावाट की कैपेसिटी है अगले 24 महीने में हमारी कमीशन हो जाएगी। और जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे कंपनी ने एक ऐलान किया है कि हम करीब 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी अगले 2030 तक कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम हर साल लगभग 1500 से 2000 मेगावाट की कैपेसिटी ऐड करते चलेंगे। नाउ ये जो कैपेसिटी हमें ऐड करनी है, इस कैपेसिटी को ऐड करने के लिए हम पूरे हिंदुस्तान में जहां पे रिसोर्स रिच साइट्स हैं, उन साइट्स का अनुबंधन कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में। तो ये जो आपने अभी रिसेंट अनाउंसमेंट सुना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में हमारा 5000 मेगावाट का जो हमने अनाउंसमेंट किया है, ये उसी का एक एग्रीमेंट है, जिसमें हम 5000 मेगावाट की सर्टेन लोकेशंस हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में टाई अप की हैं। और इसी तरह से हमने करीब 10,000 मेगावाट हमने राजस्थान के साथ में किया है, 6,000 मेगावाट हमने कर्नाटका के साथ में किया है। तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि हमारी कंपनी के पास में मोर देन 20,000 से 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी का हमारा टाई अप ऑलरेडी है। नाउ जब हम ये टाई अप कर लेते हैं तो उसके बाद में हम लैंड और कनेक्टिविटी लेके और उसको हम एग्जीक्यूशन करते हैं। और उस एग्जीक्यूशन के लिए आपने जो दूसरी बात की कैपिटल की, हमारी जो कंपनी है उसकी करीब 2000 से 2200 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो है हर साल का। और वो 2000 से 2200 करोड़ रुपए में हम ये 2000 मेगावाट हर साल नई कैपेसिटी लगा सकते हैं। तो हमें कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है हर साल 2000 मेगावाट कैपेसिटी लगाने के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी का जो डेट टू इबिटा है वो लोएस्ट इन द कंट्री इन द पावर इंडस्ट्री है। डेट टू इक्विटी लोएस्ट इन द कंट्री इन द पावर इंडस्ट्री है और O&M कॉस्ट लोएस्ट इन द कंट्री इन पावर इंडस्ट्री है। सो इसी वजह से हमारी जो ये बैलेंस शीट है ये बहुत ही स्ट्रांग है, कैपेबल है। और अब हम इसको एग्जीक्यूशन हम रिन्यूएबल सेक्टर में कर रहे हैं। ओहो, इंटरेस्टिंग। अच्छा जैन साहब, जो आपने कहा ना उसमें से एक दो चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो ये 20,000 मेगावाट मतलब 20 गीगावाट बराबर है, वही हो गया, करेक्ट?
हाँ तो जी। ये आपका 2030 तक का इरादा है, तो जैसे तो आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो शायद उससे पहले ही आप हासिल कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हर साल 1500 से 2000 मेगावाट कैपेसिटी आप और जोड़ेंगे, कितने सालों तक सर? देखिए, ये सब अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। हम लोग अभी अ, आप जैसा कि आपने कहा, हम इसको पहले भी कर सकते हैं। यस, अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हम पहले कर लेंगे। हमें अगर इकोनॉमिक वायबिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो हम पहले एक्सेलरेट कर लेंगे। अगर थोड़ा-सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ कमी आएगी तो हम इसको पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि हमारे को हर चीज़ के लिए तैयार हैं और हमारी कंपनी की एक ही खासियत है कि हम हर सिचुएशन के लिए एजाइल हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अब इसके अलावा हम नए रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर में फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ कंपनी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ कंपनी का क्या मतलब है, वो ये है कि जो ये केवल कैपेसिटी की हम बात करें, ये केवल जनरेशन की है। अब हम नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि है जो रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोरेज करेगा, जो कि लिथियम आयन बैटरी और हाइड्रो पंप स्टोरेज से पूरी होगी, क्योंकि ग्रिड धीरे धीरे इनस्टेबल होगी। बिकॉज सोलर पावर दिन में आएगी, रात को पावर कहाँ से मिलेगी, तो उस समय स्टोरेज सिस्टम चाहिए। तो अगले 3 से 5 साल में न्यू टेक्नोलॉजीज विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस एनर्जी। तो हम वो सोलर जो एनर्जी और विंड एनर्जी को स्टोरेज सिस्टम के लिए हम एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। और तीसरा डायरेक्शन हम जा रहे हैं वो है ग्रीन हाइड्रोजन का, जिसका इनपुट ये रिन्यूएबल पावर है। तो आने वाले कुछ समय में अगर आप देखेंगे, हो सकता है कि हम जितनी भी रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करें, वो हम सेकी के लिए ऐड ना करें, अपने खुद के ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए ऐड करें, जो कि नया ऑयल है। आने वाले समय में ऑयल को पूरा रिप्लेस कर दिया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया से। सो ये इतनी तेजी से पूरी दुनिया बदल रही है, तो और हम उस बदलाव के में शरीक होके उसको फ्रंट से लीड करें। ओके, ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा माहौल जो है, इकोनॉमिक माहौल कैसा रहता है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो दो चीज़ें मैंने इंटरेस्टिंग एक और आपसे सुनी है। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर काफ़ी चर्चाएं सुन रहा हूँ सर आजकल के। कंपनियां वो रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलार से आगे बढ़कर अब ग्रीन पावर की तरफ जा रही है, हाइड्रोजन पावर की तरफ जा रही है। ये एग्जैक्टली है क्या, और इसमें क्या खास बात है कि सारी कंपनियों को ये करना है सर? देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो ग्रीन हाइड्रोजन पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करके बनती है, और जी। जिसके अंदर में जो रिन्यूएबल पावर एज ए इनपुट कॉस्ट यूज होता है। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स और बसेस के बारे में आपने बहुत पहले से सुना है। ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, करीब 10-15 साल पहले जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में के ऊपर में रिसर्च हुआ था, उसी समय हाइड्रोजन के ऊपर में भी बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी को काफी प्रोत्साहन इसलिए नहीं मिला, क्योंकि इट वाज इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं थी। इसकी वायबिलिटी का कारण क्या था? वो ये था कि 73% जो पावर की कॉस्ट होती है हाइड्रोजन बनाने में, और आपको पता है रिन्यूएबल पावर की कॉस्ट पहले बहुत ज्यादा थी। हिंदुस्तान में ही हम 16 रुपए की पावर की कॉस्ट बेचते थे, और जो आज की तारीख में 2 रुपए की आ गई। तो ये जो 80-90% पावर का कॉस्ट घटा है पिछले 7-8 साल में, उसकी वजह से अभी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी हैज बिकम मोर वायबल टू रिप्लेस ऑयल। दैट इज नंबर वन। दूसरा मुद्दा है कि अगर आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान एक अकेला देश है जहां पे रिन्यूएबल पावर की कॉस्ट सबसे कम है। तो इसकी वजह से रिन्यूएबल पावर की कॉस्ट सबसे कम होने की वजह से यहाँ पे सबसे कम कीमत पे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी। और इंडिया सबसे बड़ा ऑयल का इंपोर्टर है और अमोनिया का भी इंपोर्टर है। आज की तारीख में इंडिया पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल ट्रेड होती है अमोनिया की, उसका 17% इंडिया इंपोर्ट करता है, करीब 2.5 मिलियन टन, जो कि फर्टिलाइजर प्लांट में जाता है, जो कि ग्रीन अमोनिया से रिप्लेस हो सकता है। और अभी जो नए ट्रायल चल रहे हैं उसके अंदर में शिप्स अमोनिया से चल रहे हैं, ट्रक्स, लोकोमोटिव। तो धीरे धीरे आप 5 साल में देखेंगे कि जो हाइड्रोजन एंड अमोनिया दे विल रिप्लेस ऑयल। सो दैट इसीलिए मैंने ये बोला कि ये नया ऑयल है, और हिंदुस्तान इसको बनाने के लिए मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री वर्ल्ड में है। और इसीलिए इस बार इंडिपेंडेंस डे पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया और बोला कि वर्ल्ड का इंडिया को लीडर बनना है और एक्सपोर्ट करना है, बिकॉज इसकी वजह से पूरा कंट्री का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। करेक्ट। मैं वही सोच रहा था इस बार तब से है ना जैन साहब, जितने कॉर्पोरेट से मुलाकात हो रही है जो एनर्जी सेक्टर में है, सबके बड़े बड़े इरादे, और हमें भी अब समझ में आ रहा है कि इस पूरी स्पेस में कितना बड़ा पोटेंशियल है। एक चीज़ और जो मैं देख रहा था, आप ये कॉन्शियसली अपनी कंपनी को वो थर्मल और ट्रेडिशनल पावर जनरेशन से रिन्यूएबल पावर की तरफ मूव कर रहे हैं। आपने शायद थर्मल बिजनेस को अलग करने का भी इरादा किया है। जरा इसके बारे में बताएं, क्या प्लान है आपका? देखिए, आज की तारीख में जैसा कि सभी लोग बात कर रहे हैं कि ईएसजी फॉर्मेट हैज कम, और उस ईएसजी फॉर्मेट के अंदर में इन्वेस्टर्स कैपिटल एलोकेशन उसी कंपनीज में और उसी बिजनेसेस में कर रहे हैं जिस जो ईएसजी कंप्लायंट है। लेंडर्स भी पैसा उसी कंपनी को देते हैं जो कि ईएसजी कंप्लायंट है, और लेंडिंग कॉस्ट भी सबसे सस्ती है जो ईएसजी कंप्लायंट है। तो हमारी कंपनी ने एक बहुत ही डिसाइसिव मूव लिया इसके बारे में, और हमने 2050 तक नेट कार्बन जीरो का एक ऐलान किया। सीडी कार्बन डिस्क्लोजर प्रोग्राम के अंदर में हमने साइन किया। हमने साइंस बेस्ड टारगेट के हिसाब से 1.5% हमने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए प्रोटोकॉल और अपने जो तरीके हैं उनका वैलिडेशन कराने के लिए उसको साइन किया। और आज हमारी जो ईएसजी की रेटिंग है पावर सेक्टर में एशिया में हाईएस्ट है। तो इसीलिए हमने ये कॉन्शियस मूव लिया है कि अब हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड ईएसजी कंप्लायंट टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करेंगे, और अपने जो थर्मल बिजनेस और जो बाकी रिन्यूएबल बिजनेस है उनको रीस्ट्रक्चर करेंगे। तो ये पूरी कमर्शियल वायबिलिटी एंड आल्सो आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी, दैट इज दीज आर द टू मेजर पिलर ऑन विच वी आर मूविंग। बिल्कुल जैन साहब, और जिस तरह की गजब की समझ, अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज, इंसाइट आपकी है एनर्जी सेक्टर को लेकर, मुझे लगता है एक बार जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो चल रहा है उस पर एक बार आपसे फिर से अलग से मुलाकात करनी होगी और समझना होगा कि ये कितना बड़ा हो सकता है हिंदुस्तान के लिए, हमारे पावर जनरेशन के लिहाज से, कैपेबिलिटी बनाने के लिहाज से। लेकिन फिलहाल जेएसडब्ल्यू एनर्जी के इरादे साफ हैं। बड़ी कैपेसिटी एक्सपांशन अगले कुछ सालों में होने वाली है और 30,000 मेगावाट तक की कैपेसिटी बनाने की कंपनी की योजना। 14 जून ये वो दिन था जब एसआईपी स्टॉक के तौर पर हमारी रिकमेंडेशन भी थी, और 3 महीनों में स्टॉक ने 113% के दमदार रिटर्न दिए। ड्रीम रन इस स्टॉक के लिए, और मार्केट को ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और कंपनी की योजनाओं पर हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। धन्यवाद।